जनपद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? जनपद एक शब्द है, ठीक है ना? जनपद क्या है? तो एक शब्द है जिसका अर्थ है वह भूमि जहाँ अर्थात लोग और उनके पद अर्थात पैर होते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुके थे। जिन क्षेत्रों में लोग जनपद में रहते थे वहाँ गाँव, कस्बे और शहर हुआ करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ जनपद का अस्तित्व हुआ वहाँ काफ़ी बड़े लोग जो थे चरगाहों की तलाश में आचरण प्रचरण किया करते थे। परिवर्तन रूप से परिलक्षित हुए। आरंभिक वैदिक काल में जन के सदस्य पशुपालक होते थे। यहाँ लोग चारगाहों की तलाश में विचरण किया करते थे। इनके राजनीतिक संगठन का आधार काब्याली थे। ऋग वैदिक काल का राजन एक काब्याली मुखिया से अधिक और कुछ न था। वह एक पुरोहित और रण योद्धा का काम करते थे। उसे जनस्य गोपा अथवा गोपति एवं जनराजन कहा गया क्योंकि कबीले या जन की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तरी भारत में युग का आरंभ होना एक ऐसी तकनीक विकास था जिसने इस काल में जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। लोहे के अर्थ में श्याम अस्य अथवा कृष्ण अस्य के अनेक उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलते हैं। लोहे के बढ़ते प्रयोग का परिणाम था। इसका उपयोग न केवल युद्ध शास्त्रों को बनाने में हुआ अपितु कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, काब्याली संरचना में दरार होना, वर्ण व्यवस्था का जन्म और क्षेत्रगत साम्राज्य का उदय इनके परिणामों में शामिल था। अब जन्य सदस्यों ने खेती करना आरंभ कर दिया। वे स्थायी रूप से बसने लगे। ऋग्वेदीन कालीन अनेक छोटे कबीले और एक दूसरे में विलीन होकर बड़े क्षेत्रघाती जनपदों में जन्म ले रहे थे। उदाहरण स्वरूप पुरु एवं भरत मिलकर कुरु और तुर्वस एवं कृवि मिलकर पंचाल कहलाए। उत्तर वैदिक काल में कृषि ही लोगों का मुख्य धंधा था। लोहे के औजार से पूर्व की अपेक्षा अब अधिक सुविधाओं से जंगलों की सफाई की जा सकती थी। अब खुदाई अधिक गहरी हो सकती थी। धीरे धीरे खेती एवं जनसंख्या दोनों बढ़ना अब संभावी हो गया। अब फसल अधिशेष भारी मात्रा में मौजूद था और कृषि विस्तार शुद्ध तथा विजय की प्रतिक्रिया में सदैव जो भी प्रतिक्रिया में सदैव जनजातियां एक दूसरे में तथा आचार के संबंध में आई। इसके कारण विस्तृत क्षेत्रीय इकाइयों का गठन आरंभ हो गया। कुछ जनपद 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व तक आते आते महाजनपदों के रूप में विकसित हुए। उदाहरण के लिए कौशल महाजनपद में काशी और शाक्य तथा मगध जनपद में इसके बनने के लिए पहले अंग वज्जी तथा जनपद शामिल हो चुके थे। गणतंत्रात्मक शासन का महत्व बताइए कि जो गणतंत्रात्मक जो शासन है उसका महत्व क्या है? तो मगध शासक आजाद शत्रु वज्जी संघ पर विजय पाना चाहता था। इस हेतु उसे अपने मंत्री वर्षकार कूटनीति में इसे चाणक्य का अगुआ कहा जाता को भेजकर गौतम बुद्ध ने सलाह ली। बुद्ध ने कहा वज्जी इकट्ठे उठते जुटते उद्यम करते हैं और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हैं। वे लोग सभा द्वारा स्वीकृत कानून बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते, बने नियमों को भंगा नहीं करते, अतः उन्हें पराजित नहीं किया जा सका। वज्जी गणतंत्र की इस ताकत को जानकर पहले वर्षकार ने इस गणतंत्र में फूट डाली और तत्पश्चात अजातशत्रु ने इस पर विजय हासिल की। भारतीय इतिहास में फूट डालो और राज्य करो की नीति एवं गणतंत्र की ताकत का यह प्राचीनतम प्रमाण है। शायद इसी के पश्चात यह कहावत आरंभ हुई कि संगठन में शक्ति है। एक और एक 11 होते हैं ना कि 2 होते हैं, ऐसा बोला जाता है संगठन में शक्ति कोई, ठीक है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की शासन प्रणालियों का उल्लेख करें तो राजनात्मक शासन, गणतंत्रात्मक, कुलीनात्मक तीनों तरह की शासन थी। तो इस जो राजनात्मक शासन होता था उसमें राजा का होता था, जैसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें राज्य का प्रमुख राजा था। इनमें अंग मगध, काशी, कौशल, चंदी, वंशु, कुरु, पंजाल, सूरसेन, अस्मक, ग्वंती, गांधार तथा गणतंत्रात्मक। सर्वप्रथम 1903 में रीस डेविस ने भारत के गणराज्यों की खोज की। संघ गणराज्य का परिवाची कुछ गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। वज्जी 8 गणराज्य और प्रत्येक गांव के राजा को कहा जाता था समूह। और एक हमने पढ़ा था ना कि वैशाली गणतंत्रात्मक राज्य था, ठीक है ना, बिहार के वैशाली में, ठीक है। कुलीन तंत्र इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासन का संपादन संपूर्ण प्रजा के द्वारा न होकर कुल विशेष के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र कहलाती है। उदाहरण के लिए वैशाली के लिच्छवी का अर्थ है यहाँ का शासन लिच्छावी कुल के द्वारा व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऐसे कपिल वस्तु के शासक मिथिया के विद्रोह का पिपीलवन मौर्य कुलीनात्मक शासन थे, ठीक है। ये पता चल गया कि कौन कौन से शासक थे और किस तरीके से यहाँ पे राज्य जो भी उनकी परंपरा थी वो किस तरीके से किया करते थे, ठीक है।
किन साहित्यिक स्रोतों में 16 महाजनपदों का नाम मिलता है और उनमें क्या अंतर है? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में केंद्रीय सत्ता का पूर्णतः अभाव था। छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपदों का निर्माण हुआ था। 16 या 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें बौद्ध धर्म साहित्य के ग्रंथ अंगुरकाय में मिलता है। निम्न मत: काशी, कौशल, अड़ंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्वमक, अवंती, गंधार और कंबोज। ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, परंतु इस सूची में दिए गए कुल जनपदों का नाम अंगुतर निकाय से भिन्न है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार है: अंग, बंग, महग, मगह, मगध, मलय, मालव, अच्छ, बच्छ, वत्सल्य, कोच, पाठय, लाठ, वज्जी, मोली, मल्ल, काशी, कौशल, अवध, शंभुतर। अंगुतर निकाय एवं भगवती सूत्र में दी गई सूचनाओं को तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि दोनों सूचियों में कुछ क्षेत्रीय राज्यों जनपदों के नाम सामान्य हैं, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल्य, वत्स एवं वज्जी के ये नाम सूचियों में मिलते हैं। जैन सूची के मालव और मोली, बुद्धि के सूची के क्रमशः अवंती और मल्ल है। अंगुतर निकाय एवं भगवती सूत्र दोनों में प्राप्त महाजनपदों की सूची में मिलने वाली भिन्नता पर इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का अभिमत है कि बौद्ध सूची में भिन्न भगवती जो गिनाए जाते हैं वे सुदूर पूर्व तथा सुदूर दक्षिण भारत की राजनैतिक स्थिति के सूचक है। साथ ही इन महाजनपदों को विस्तार तथा यह सिद्ध करता है कि अंगुतर निकाय में उल्लेखित राज्यों के बाद वे बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुतर निकाय में जो 16 महाजनपद दिए गए हैं वे बुद्ध के पहले विद्वान थे। अतएव इन 6ठी शताब्दी में भारत की राजनीतिक परिस्थिति ज्ञान के लिए अंगुतर निकाय को प्रमाणिक माना जाता है। अब है कि सामंतवाद से आप क्या समझते हैं? वैसे तो प्राचीन भारतीय सामंतवाद की परिभाषा करना कठिन है, फिर भी मोटे रूप पर कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था जिसमें राजा का नागरिक, शासकीय और धार्मिक सेवाएं देने वाले अधीनस्थों या रिश्तेदारों या ब्राह्मणों, पुरोहित, राज्य सरकार से वैसे ही नकद या बदले भूमि का अनुदान दिया जाता था, उसे आदता या गृहता उस भूमि पर मजदूरी बनाए और उसमें आदर्शता कृषि करवाते थे। ऐसे ही लोग जमदार या आसामी सामंत कहलाते थे। वे अक्सर पाकर स्वयं राजा बन जाते थे। उद्भव, उद्गम, उत्कर्ष एवं विकास, ओरिजिन, ग्रोथ, राइज एंड डेवलपमेंट। सामंती व्यवस्था या प्रथा का उद्भव या उद्गम और विकास उन भूमि अनुदानों में देखा जा सकता है जो प्रथम सदी और बाद की सदियों में ब्राह्मणों और अन्य को दिए जाते थे। गुप्त काल में उत्तर भारत में इनकी संख्या विचारणीय थी, जो बाद में और बढ़ती चली गई। हर्ष के समय नालंदा मठ के पास 200 गांव अनुदान के थे। प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों ने बहुत अधिक संख्या में गांव दान दिए। गांवों से मिलने वाला राजस्व आदाताओं का ही होता है। उन्हें प्रमुखतः प्रशासकीय अधिकार भी दिए जाते थे। प्रशासकीय अधिकारों में अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था आदि बनाए रखना शामिल था और वित्तीय अधिकार के अंतर्गत वे राजस्व के साथ ही अपराधियों के दंड भी वसूल किया करते थे। अब है कि राजत्व से क्या आशय है? तो राजत्व के उद्योग और प्रकृति के बारे में विभिन्न मत है। शुरू में समाज के प्रतिष्ठात्मक वातावरण के राजस्व को जन्म दिया। एच. जीमर और A.S. अलेकर का ऐसा मत है कि ऋग वैदिक काल में कुटुंब का मुखिया, कुलपति बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। उसका हुक्म सब मानते थे, जो भी हुक्म होता था सब लोग मानते थे। कई कुल या कुटुंब को मिलाकर ग्राम बनता था, जिनका प्रधान ग्रामीण कहलाता था। कई ग्राम मिलकर विष हुआ करते थे और विष का मुखिया विषपति होता था। कई विष से जन बना होता था और उसका मुखिया जनपति कहलाता था। विषपति या जनपति अपने विश्व को जन के लोगों पर विचारणीय अधिकार रखते थे। फिर आने वाले समय में वे राजा हो गए। राजा की आवश्यकता सैनिक और अन्य कारणों से हुई। मुखर्जी के मत का एक विरोधी देश के आक्रमणकारियों के आसपास की परिस्थितियों के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप वैदिक राजतंत्र की उत्पत्ति हुई। के.पी. जायसवाल का मानना है कि वैदिक आर्यों में राजतंत्र की परंपरा द्रविड़ से आई है, जबकि P.M. आप्टे का मत है कि यह आर्यों की पैतृक प्रणाली का परिणाम है। कुछ उदाहरण राजा के चुनाव के भी मिलते हैं। एक
स्थान पर ऋग्वेद में विष द्वारा राजा के चुने जाने का वर्णन है, परंतु वह चुनाव वास्तविक की अपेक्षा औपचारिक गतिविधि थी। गोल्डनर का मत है कि विश्व द्वारा चुनाव वास्तविक चुनाव नहीं बल्कि प्रजा द्वारा राजा की स्वीकृति का द्योतक है। जो भी हो, यह तय है कि लोगों को कुछ आवाज़ थी। राजा का पद सर्वोपरि होता है। वह भव्य वस्त्र पहनता है और भव्य प्रासाद में निवास करता था। राजन की उपाधि धारण करता था। राजा की गतिविधियों की तुलना देवताओं से की जाती थी। दान स्तुतियों से हमें पता चलता है कि राजा के दास भी होते थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रशासन से क्या आशय है, तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये क्वेश्चन पढ़ के। तब ऋग्वेद में वरुण और अन्य देवताओं के जासूस का जिक्र आया है, जिसमें शायद राजा के द्वारा फौजदारी न्याय के संदर्भ में उनके एजेंडों पर प्रतिबिंब पड़ता है। ऋग्वेद में मध्यमसी और जिम्बवर्गी इन दो उपाधियों का जिक्र भी हुआ है। कुछ विद्वानों से इनका तात्पर्य क्रमशः न्याय और पुलिस अफसरों से लिया गया है, परंतु यह मत सर्वमति से स्वीकार नहीं किया गया। मध्यमसी शायद मध्यस्थ होता था। ऋग्वेद के वित्तीय प्रशासन की शुरुआत की जानकारी भी मिलती है। ऐसा पता चलता है कि प्रजा से बलि कर वसूल किया जाता था, पराजितों से भी बलि वसूल किया जाता था। राजस्व प्राप्ति के लिए राजा ने कुछ एजेंट्स नियुक्त किए होंगे। सैनिक प्रशासन के संदर्भ में सेनापति और पूर्वपति का जिक्र आया है। ग्रामीण पहले तो सैन्य दल या टोली अगुआ हुआ करते थे, परंतु बाद में गांव का मुखिया हो गया। राजा के रिटेनर्स के लिए ईम या इब्ब का प्रयोग हुआ। राजा के तो आश्रित होते थे, उपास्थि और स्थित कहलाते थे। प्रशासनिक पदाधिकारियों में सेनानी, पुरोहित तथा ग्रामीण के अतिरिक्त सूत, रथकार तथा कर्मकार भी होते थे, जिन्हें रैली कहा जाता था और जिनका स्थान भी कर्म महत्वपूर्ण नहीं था। पुष, स्पर्श और दूत अन्य पदाधिकारी थे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत की अंकीय जो भी गणना पद्धति है उन सब के बारे में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कैसा लग रहा है आपको वीडियो जरूर बताइए। VVI लघु उत्तरीय प्रश्न सीरीज है हिस्ट्री का, जो भी इसका भी MGC है, सेमेस्टर 1 के एग्जाम होने वाला है, तो इसको आप एक बार सुन करके चले जाइए। आपके माइंड में एक मैप क्रिएट हो जाएगा कि क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में क्या लिखना है। सुने रहिएगा तो जरूर कुछ ना कुछ लिख के आइएगा, तो प्लीज़ जरूर सुनिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।